कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे पिछले साल से ओब ऑन द मोमेंट ऑफ द अर्थ देखने को बोल रहे थे। प्रीमाइस मैंने पढ़ा, सही लगा, और जब भी कोई नए मीडिया का नाम और उसका प्रीमाइस मुझे पता चलता है तो मैं दिमाग में सिनारियोस इमेजिन करता हूँ कि उस आइडिया को किस लेवल तक पुल ऑफ किया होगा। मैंने एक एपिसोड देखा और जो चीज़ मैंने इमेजिन की थी वही हो रहा था। इंटरनेट में एक ये बात भी इसको लेके चलती है कि अगर तुम्हें विनलैंड सागा पसंद है तो ये भी आएगा, और ये कंपैरिजन के कारण भी मैंने जो इमेज इस शो की बनाई थी वो भी पहले एपिसोड को देखने पे बिल्कुल सटीक बनी थी। और हाँ, सही लगा, पर उस स्तर पे मुझे ग्रैब नहीं किया। ऑब्वियसली मैं ये सब एक एपिसोड को देख के जज कर रहा हूँ, अपने आप में घोर पाप है, पर कभी कभी पहले एपिसोड को देख के फील होता है कि ओके ये शो बाद में जाके अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि अर्जेंटली इसे फिनिश करूँ। फिर रिसेंटली मैंने दोबारा इसे देखना चालू करा और सिर्फ 3 एपिसोड्स बाद ही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उच्च कोटि का चूतिया था। ये एनिमे एग्जैक्टली वो एनिमे है जिसे मैं इतने समय से क्रेव कर रहा था। जो 3 एपिसोड्स के अंदर इसने स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करके मुझे चांटा जड़ा है, उसकी गूंज तब तक नहीं रुकी जब तक मैंने इसे बिंज करके खत्म नहीं कर दिया। और अब ये वो एनिमे है जिसे मैं सिर्फ फेवरेट कहूंगा तो भी वो डिसऑनेस्टी होगी। ये वो एनिमे है जिसने मेरी स्टोरी टेलिंग को लेकर पूरा नजरिया बदल दिया है। इस शो का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। तुम इस शो का कोई भी कैरेक्टर उठाओ और उसके वर्ल्ड व्यू को डिस्कस करते हुए हम काफी समय बिता देंगे। कुछ मोमेंट्स इतने इंपैक्टफुल लिखे गए हैं कि तुम मुझे जितनी बार दिखा दो मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। तो हाँ, इस वीडियो में मैं इस शो की खूबसूरती में डूबना चाहता हूं और शायद तुम्हें भी एहसास हो जाए कि मैं काहे इतना मरे जा रहा हूं इतनी देर से। और इसे मैं एक ऐसे कैरेक्टर का एग्जांपल लेके बताऊंगा जो स्टोरी में इतना माइनर रोल प्ले करता है कि मुझे इसका नाम तक नहीं मालूम है। तो भाई ये एनिमे मिडिवल एज सेटिंग में है, जब चर्च के ऑफिशियल्स ही सबसे बड़ी अथॉरिटी हुआ करते थे। अब अपनी रैंक वगैरह बढ़ाने के लिए इनसाइड पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, तो एक कैरेक्टर ने प्लान किया कि दूसरे वेल एस्टैब्लिश ऑफिशियल की इमेज की रेड़ मार दी जाए। कैसे? उस ऑफिशियल की बेटी ने एक ऐसी थ्योरी की तरफ क्यूरियोसिटी दिखाई थी जो चर्च की नज़रों से भगवानों के अगेंस्ट जाने के बराबर है, जिसका पनिशमेंट सीधा मृत्यु। अब उस जमाने में कोई सबूत मिले चाहे ना मिले, तुम्हें बस एक र्यूमर चाहिए और चर्च की नज़रों में ऊंचा पद, बाकी अगले को टॉर्चर कर करके सच निकलवा लो। तो इस आदमी ने 2 ट्रेनी टॉर्चरर को ये काम सौंप दिया, और इन्हीं में से एक वो कैरेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी पर्सनैलिटी वैसी थी कि इंटेरोगेशन और सबूत वगैरह जमा कर लेगा, पर टॉर्चर इससे हो ही नहीं पाता है। अब इस भाई ने चुपके से ये सारा षड्यंत्र सुन लिया था कि वो लड़की चाहे जो कुछ कह ले, कुछ भी सच हो यहाँ पे, ये लोग उसे आखिर में मार ही देंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी कहानी बना देंगे। तो ये भाई बिना एक बार भी हिचकिचाए उस लड़की को आजाद कर देता है। एक ऐसा पर्सन जिसके टॉर्चर करते समय हाथ कपकपा जाते थे, लेकिन जब उसने अपने मॉरल वैल्यूज से अलाइन होता हुआ काम किया तो उसने अथॉरिटी के भी अगेंस्ट जाने में एक बार नहीं सोची। उसने एक बार भी अपने जान की परवाह नहीं की। बाद में भागते समय वो लड़की इससे आखिर में पूछती है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, तो इसके जवाब को तुम खुद इसके मुंह से सुनो। 信仰って何だと思いますか？僕は生き方だと思います。 अब ये सारी चीजें बेसिक हीरोइज्म की स्टोरी टेलिंग है। किसी कैरेक्टर ने प्योर सेल्फलेस होकर कुछ डीड करा। ओप की स्टोरी टेलिंग कहाँ से डिफर करती है? ये हीरोइज्म के कॉन्सिक्वेंस को बिना किसी फिल्टर के दिखाता है। इस लड़के को चर्च वाले हुसड़ के पदेलते हैं और ये डिसाइड होता है कि सबको बता देंगे कि वो लड़की सच में हेरेटिक निकली और उसने बचने के लिए किसी को हॉस्टेज बना लिया था, तो चर्च को लड़की को मारना पड़ा। और सारे हेरेटिक्स की तरीके लड़की की बॉडी कह के इसी लड़के को सरेआम जला दिया जाएगा। वो षड्यंत्र का रचयिता इसे एक आखिरी बार इसके दुष्कर्मों का भार दोहराता है और बदले में ये भाई का डायलॉग सुनो। 汝の敵を愛せ。この言葉に僕は帰依してる。 चर्च के ऑफिशियल्स के मुंह पे उन्हीं का वर्स फेंक के मार दिया। अब इस तरह पे किसी कैरेक्टर के साथ बुरा हुआ तो तुम ये चाहोगे ना कि इसके सैक्रिफाइस का कोई सेंस बने, कोई तो एटलीस्ट ऐसा हो जिससे इसका हीरोइज्म दिखे। जैसे लड़की के बाप को कहीं से पता चले कि एक लड़के ने उसकी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम बस उन आग की लपटों के साथ किसी के बिलीफ को राख में तब्दील होता देखोगे। लेकिन उसके इस एक्शन से किसी एक को ऊंचे दर्जे का इम्पैक्ट मिला था। उस एक पर्सन को जिसके सामने उसने पहली बार बिना किसी चर्च, रिलीजन और अथॉरिटी से डर के अपने वर्ल्ड व्यू को अनाउंस किया था, वो लड़की। और शायद केवल एक इंसान पे इम्पैक्ट लाना चेंजेस के लिए काफ़ी होता है। मैंने एक बार ऐसे ही कुछ सोचा था कि कोई भी सिनारियो इमेजिन कर लो जिसमें तुम्हारे पास डिसीजन है कि खुद की जान को जोखिम में डाल के किसी दूसरे की मदद कर सकते हो, तो तुम्हारे वैल्यूज और बिलीफ किस हद तक स्ट्रांग होने चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए, खासकर तब जब उस सेक्रीफाइस को 99% लोग नहीं याद रखने वाले हैं। और लेट्स बी ऑनेस्ट, आज से 100 साल बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व रहना भी नहीं है। पर को जिसे तुमने बचाया था वो कोई बड़ी पर्सनैलिटी बन जाए। मान लो कि तुम्हारे पास एक टाइम मशीन आ जाए, तुम पास्ट में गए और यही सिचुएशन क्रिएट हो गई, और जिसे तुम्हें बचाना है वो बाद में जाके गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। जब मैं ये सोचता हूँ तो तब समझ में आता है कि असली हीरोइज्म करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और ओब ने इसी फीलिंग को एक माइनर कैरेक्टर से एक्सप्लोर किया है। वियर्ड बात है कि ना तो ये सीन मेरा फेवरेट है और ऑब्वियसली ना ये कैरेक्टर। अभी तक की मैंने तुम्हें असली ट्रम्प कार्ड्स दिखाए नहीं है।
तो बिना किसी देरी के मैं तुम्हें ओब के पोस्टर कैरेक्टर रफाल से मिलाना चाहता हूँ। रफाल भैया हमारे होनहार स्टूडेंट, पढ़ाई में अव्वल और हर एक को इनसे काफी उम्मीदें हैं। एक दिन एक स्कॉलर अपनी साइंटिफिक थ्योरी में कुछ ऑब्जर्वेशंस करने की इससे मदद मांगता है। वो थ्योरी कोपरनिकस अंकल की हेलियोसेंट्रिज्म में होती है, यानी कि ये वो समय की बात है जब दुनिया में टोलेमी द्वारा दिए गए जियोसेंट्रिज्म की थ्योरी चलती थी, यानी कि हमारे दुनिया के मॉडल में अर्थ को सेंटर में माना गया है और बाकी प्लैनेट्स और सन उसके अराउंड कॉम्प्लेक्स शेप्स में रिवॉल्व करते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म में यह आइडिया सामने रखा गया था कि अर्थ नहीं सन सेंटर में है। डरावनी बात यह है कि उस समय चर्च के पास ही सारी ताकत थी और जियोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट कुछ भी नया सुझाव देने का मतलब है तुम भगवान के नियम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो। तो जो भी इस थ्योरी का सिर्फ नाम भी लेता पाया गया तो वो अपने आप सिनर, हेरेटिक घोषित कर दिया जाएगा और सजाए मौत। तुम्हें अगर ये सुनने में वियर्ड लग रहा है कि कितने पिछड़ी सोच वाले थे हम लोग, तो आज भी यूनिवर्स की स्टडी रिलीजन और गॉड से दूर नहीं हुई है, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत टॉपिक है जिसे मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए रफाल में वापस आते हैं। चर्च के ऑफिशियल्स उस स्कॉलर को कैप्चर कर लेते हैं और मृत्यु दंड की सुनवाई हो जाती है। जाते जाते वो स्कॉलर रफाल को उस थ्योरी पे अपनी जिंदगी भर की मेहनत सौंप देता है। बीइंग स्कॉलर माइंडेड हिमसेल्फ, रफाल भैया शांत तो बैठ नहीं पाते और अपनी जिज्ञासा को बुझाने के लिए धीमे धीमे उस थ्योरी को रिफाइन करने लगते हैं। अब चर्च के ऑफिशियल्स को खबर लगती है कि किसी ने उस स्कॉलर की मदद भी की थी और एट लास्ट इंटरोगेशन करते करते रफाल भी कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ मैं एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, नोवाक द इंक्विजिटर। यही वो आदमी है जिसने मोस्ट ऑफ द हेरेटिक्स को पकड़ा था। इसकी प्रेजेंस अगर मुझे बतानी है तो किसी ने टेरेंटिनो की अगर इनग्लोरियस बास्टर्ड्स देखी है तो ये हांस लांडा है। नोवाक अगर किसी सीन में होगा तो तुम्हारी ऐसी सांसें थमेगी और तब तक तुम काम नहीं होगे जब तक प्रोटैगनिस्ट इसकी नजरों से दूर ना हो जाए। इससे तुम कोई झूठ नहीं बोल सकते। इसके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग है कि हेरेटिक कौन हो सकता है तुरंत इसे समझ आ जाता है और अगले से सच निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब ये आदमी किसी से सिर्फ बात भी कर रहा होता है तो उन कैरेक्टर्स के ऐसे लेवल में फट रही होती है, तुम कैरेक्टर्स हटाओ। जब ये आदमी रफाल से बात करेगा तो जो तुम्हारे चेंचेस में पसीने उगेंगे, तुम अंदर ही कुड़ते रहोगे कि यार काश कोई पावरफुल आदमी आके से घिनौना पदे ले। और ऑब्वियसली इसी ने ही उस स्कॉलर और रफाल को कैप्चर किया था। अब इधर चर्च का एक रूल है कि अगर तुम पहली बार फंसे हो तो भगवान तुम्हें एक मौका देता है। तुम्हें बस सबके सामने अपने सिन को कबूल करना है कि आगे से ये गलती नहीं करोगे और दूसरी बार पकड़ लिया गया तो सीधा मृत्यु दंड। साथ में रफाल को अपनी और उस स्कॉलर की थ्योरी वाले पेपर्स को चर्च को सौंपना पड़ेगा। और रफाल भैया हमारे, ये एक्शन इतना शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन जरा सा रफाल के कैरेक्टर को देखे तो इसके अलावा और कोई एक्शन का सेंस भी नहीं बनता है। अब वो सीन जिसके वजह से मैंने ओब को बिंज किया था। रफाल भैया ने चर्च वालों को मुंह पे कह दिया है कि वो पेपर्स को सीक्रेट रखेगा और अब चर्च के पास केवल एक ही जरिया है, टॉर्चर। नोवाक भैया अपने काम को अंजाम देने से पहले रफाल भैया के साथ एक आखिरी बार जाम पीते और ये पूरे सीन में रफाल के चेहरे पे जो कामनेस रहती है, तुम्हें साफ दिखेगा कि इस भाई ने जो डिसीजन लिया है उसका इसे 1% भी रिग्रेट नहीं है। नोवाक लेकिन काफी कंफ्यूज है कि क्यों एक बच्चा सिर्फ एक थ्योरी के लिए अपने फ्यूचर की भी चिंता नहीं कर रहा है। और यहाँ रफाल भैया के डायलॉग्स में वो ऐठन दिखेगी जो एक स्कॉलर के शब्दों में दिखनी चाहिए। 敵は手強いですよ。あなた方が相手にしてるのは僕じゃない、異端者でもない、ある種の想像力であり、好奇心であり、筆境、それは知性だ。 और अब 2 लेयर्स के साथ ट्विस्ट। मैं इस सीन को चाह के भी उस लेवल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो दिखाना पड़ेगा ही। 消しの実の効果は知ってますか？それと毒物を混ぜると、まあ簡単に言うと苦しまずに死ねる。で、さっきそれをコップに入れました。そっちにじゃありませんよ。飲んだのは僕です。 पहले पॉइजन को इम्प्लाइड करके अगले की फाड़ दी, फिर असली बात बताया कि उसने अपने कप को पॉइजन किया था। धाकड़ चीज। सबसे ज्यादा खुशी जानते हो मुझे इस सीन में किस लिए होती है? एक 12 साल के लौंडे ने इस कहानी के सबसे खौफनाक प्रेजेंस रखने वाले आदमी की लेड़ सुखा दी और उसके लिए ना तो उसने वायलेंस का यूज किया और ना किसी डर का, सिर्फ शब्दों से अगले के आइडियोलॉजी का संतुलन बिगाड़ दिया। ये पूरा सीन 3rd एपिसोड में हो जाता है और इस सीन में रफाल के मुंह से जितने भी शब्द निकले हैं उससे धाकड़ कैरेक्टर मूवमेंट और डायलॉग राइटिंग मैंने रिसेंटली किसी मीडिया में नहीं देखी है। मैं काफी मीडियाज के लिए कई बार एक बात बोलता रहता हूँ और यहाँ फिर से कहना चाहता हूँ कि इस सीन को मुझे जितनी बार दिखा दो मेरा दिमाग छलक उठता है। यहाँ पे एक डायलॉग होता है जहाँ रफाल फेमस थिंकर्स और उनके द्वारा दिए गए कोट्स का रेफरेंस देके कहता है कि उन्होंने उसे इंस्पायर किया। और वियर्ड बात यह है कि उस मोमेंट के वजह से मैं भी इंस्पायर हो गया। अगर मैं खुद को देखूं तो मैं भी भीषण सोचने वाला बंदा हूं और एक दिन मेरे दिमाग में ऐसी कुछ बात आई थी कि इस समय चलो मैं अपने कहानी का मेन कैरेक्टर हूं पर मेरा इन्फ्लुएंस कितनों पे पड़े उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, तो क्या मैं दूसरे के भरोसे अपनी लेगेसी छोड़ के डिसअपियर हो सकता हूँ? ये जान के भी कि शायद कहो लोग कभी जान ही ना पाए कि वो आइडिया मेरे से ओरिजिनेट किया था। और मुझे चाहे ये सोच के जितना भी अनकंफर्टेबल होता है और मैं हल्का सा गिड़गिड़ाऊंगा भी, पर सच बताओ तो मैं कर दूंगा, क्योंकि जेन्युइन क्रेडिट ना मिलने के गम में एक आइडिया को अपने तक ही रखना मेरे लिए बहुत कठिन है।
मैंने लोगों को मेरे जोक्स अपना बता के यूज करते देखा है, कभी कभी तो मुझे ही मेरे जोक सुना देते हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे करीब के कुछ लोग मेरे से पोएट्री लिखवाते थे और वो उसे खुद ने लिखा कह के किसी को दे देते थे। या फिर किसी सिचुएशन में कोई स्पॉन्टेनियस जोक मुझे समझ आ जाए तो मैं चुपके से सिर्फ उन्हें ही बता दूं, वो फिर उसे सबके सामने कह के लोगों को हंसा देंगे। एक बार एक मेरे दोस्त ने अपने रैप में मेरी सर्टेन राइम स्कीम्स को यूज कर लिया था और उसके लिए दूसरों से उसे मेरे सामने तारीफ मिल रही थी। अब क्या ये सब में मुझे अजीब लगता है? बिल्कुल लगता है, पर ये सब में मैं एक चीज़ से खुश रहता हूँ कि एटलीस्ट एक इंसान मुझे साफ दिख रहा है जिस पे शायद मेरा हल्का सा असर पड़ा है। उसके आगे का मैं कंट्रोल करना चाहूँगा तो कर ही लूँगा, पर अगर कोई भी चीज़ उस आइडिया का स्केल इतना बड़ा चला गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या मेरा उस पर्सन से रिलेशन बीच में आ रहा है तो मैं उसमें आगे कदम नहीं उठाऊंगा। और फॉर सम रीज़न अंदर से मुझे बड़ा धाकड़ सा महसूस हो रहा होता है। तो इसी आइडिया को लेते हुए मैं इस शो के मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात करना चाहता हूँ, बदेनी। मैंने अभी तक की जो भी बातें करी है, बदेनी का कैरेक्टर उसका पूरा उल्टा है। ये हीलियोसेंट्रिज्म को प्रूफ करने का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है। अगर अपनी लाइफ में ये इस थ्योरी को मासेस के आगे खुद से प्रेजेंट नहीं कर पाया तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी शिद्दत से मिटाड़ देगा। कोई दूसरा इसकी मेहनत का फल खा जाए इसे बर्दाश्त नहीं। अब यहाँ पे मैं रिलीजन और एस्ट्रोनॉमी वाले प्रीवियसली स्टेटेड आइडिया की बात करना चाहता हूँ जो इस शो के सर्टेन स्टोरी लाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, उस पीरियड में टोलेमी द्वारा बताए गए जियोसेंट्रिज्म को चर्च की टीचिंग में घुसेड़ रखा था और इससे एक थियोलॉजिकल आइडिया बना था कि अर्थ एक जगह पे रुका हुआ है और बाकी सारे हेवनली बॉडीज ऊपर आसमान में घूम रहे हैं। तो तब ये माना जाता था कि अर्थ एक सफरिंग की जगह है जहाँ पे पापी पैदा होते हैं और अच्छे कर्म करके, जो कि अथॉरिटी के होने का मतलब है उनके रूल के हिसाब से कर्म करोगे तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग, जन्नत, हेवन की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर तुम हीलियोसेंट्रिज्म को प्रूफ करने की जिज्ञासा रखोगे तो अर्थ भी सेम सारे हेवनली बॉडीज की तरह मूव कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ कोई अंतर ही नहीं है। अर्थ अबैंडन नहीं था, एक सफरिंग वाली जगह भी हेवन जितनी ही इंपॉर्टेंट थी। और इससे होप खत्म हो रही है कि अर्थ में जी के इतनी दिक्कतें, पीड़ा झेलने के बाद शायद कोई हेवन जैसी चीज ही नहीं है, या अगर हेवन है भी तो वो भी अगर अर्थ की तरह सेम मैकेनिज्म में काम कर रही है तो वो भी कुछ इतनी खास ना हो। यानी कि तुम सीधा गॉड के शब्दों के अगेंस्ट जा रहे हो। यहाँ पे बदेनी भैया का इंटरेस्टिंग पीओवी आता है। ये एक मंक होता है और चर्च की टीचिंग्स के नुआंस इसे अच्छे से समझ आते हैं। इसके साथ इसे हर प्रकार के नॉलेज की भारी मात्रा में भूख है। एस्ट्रोनॉमी, अलजबरा, ज्योमेट्री सब की पढ़ाई करके रखी है इन्होंने। मेन इसकी ये चाह थी कि जियोसेंट्रिज्म के मॉडल में कमियां हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि भगवान का बनाया क्रिएशन इतना मेसी होगा। तो यहाँ फैसिनेटिंग बात यह थी कि मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लोग हीलियोसेंट्रिज्म को भगवान की एग्जिस्टेंस पे शक करना मान रहे थे, जबकि उसी थ्योरी के पीछे पागल हुआ बंदा शिद्दत से भगवान को मानता है। इसे जब पहली बार अपने प्रीडिसेसर्स द्वारा छोड़े हीलियोसेंट्रिज्म पे उनकी रिसर्च मिलती है तो इसका पहला रिएक्शन भगवान की तरफ खुशी का होता है। उस मोमेंट को तुम देख के ज्यादा फील कर पाओगे। これはすごいぞ。やはり神は間違えてなかったんだ。それどころか人類に理解可能に宇宙を作った。 यहाँ पे दोबारा उसी थियोलॉजिकल आइडिया को लेके आते हैं कि अगर अर्थ भी मूव कर रहा है तो हेवन की एग्जिस्टेंस नहीं रही, इसका मतलब अर्थ की सफरिंग के बाद कोई होप नहीं है। बदेनी इसको चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर अर्थ मूव कर रहा है इसका मतलब वो भगवान द्वारा अबैंडन की गई जगह नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाए गए खूबसूरत यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा है। हम सफरिंग के चक्कर में होप ढूंढने को हेवन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जो लाइफ है वो अपने आप में वर्थ इट है। बस नज़रिए का फ़र्क है। यहाँ से बदेनी मेरा फेवरेट कैरेक्टर हो गया था क्योंकि मैं भी ऐसी सोच रखता हूँ। बस किसी ओमनिशेंट बीइंग के लिए भावना मेरे में इतनी विविड नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस को तुम चाह के भी नहीं हटा पाओगे और जितना ज़्यादा पढ़ाई, नॉलेज गेन करते जाओगे उतना और कठिन हो जाएगा डिनाई करना। नॉलेज की प्रॉपर्टी यही है, जितना तुम जानोगे उतना तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कितनी कम जानकारी है। तो ढेर सारी बातों में बातें कर ली, पर इस भाई का एक इतना कूल मोमेंट होता है जो कि ओप का मेरा फेवरेट सीन है। अब चर्च के ऑफिशियल्स को उड़ती उड़ती खबर लगती है कि बदेनी हीलियोसेंट्रिज्म में काम कर रहा है और किसी चुतियापे के कारण उन्हें हल्के से सबूत भी मिल जाते हैं। फटाफट यहाँ से सारी रिसर्च को जला के भागने का प्लान बनता है और इसका फेलो रिसर्चर ओक्सी, जो कि अपने आप में इतना धाकड़ लिखा कैरेक्टर है, लेकिन अब मैं सबकी बात करने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बस चलती जाएगी। ओक्सी डिसाइड करता है कि ये चर्च द्वारा भेजे गार्ड्स को बिजी रखेगा तब तक बदेनी भाग जाए। दोनों में मतभेद होती है कि ये डिसीजन बेवकूफ़ी है, लेकिन ओक्सी के संकल्प को देख के बदेनी हार मान जाता है। और अब वो सीन। 待て神よ、すべての罪のほだしから解放され永遠の光のうちに迎えられ救われた人々と共に主によってアーメン। खूबसूरत राइटिंग। ईश्वर के नाम पे निकले चर्च के गार्ड से लड़ने के लिए जो पापी आ रहा है उसे उसी ईश्वर की कृपा के साथ भेजा जा रहा है। ओप की राइटिंग ऐसे लेवल को छू के फिर उसके भी बियॉन्ड चली जाती है। मैं तुम्हें रैंडमली उठा के किसी भी कैरेक्टर के पीओवी से उनकी नुआंस वर्ल्ड व्यू को दिखाऊंगा, तुम्हें धड़धड़ा के ढेर सारे विचार उत्पन्न होने लगेंगे। पूरे शो में बहुत कम एक्शन सीन्स है, फिर जिस शो के शब्द ही ऐसे घातक सोच में डाल दे उसको तलवारबाजी की जरूरत ही क्या है। मैंने मुश्किल से 3-4 कैरेक्टर्स की बात करी और कुछ आइडियाज के पीओवी दिखाए है, पर यह शो जिस आइडिया को एक कैरेक्टर से ग्लोरीफाई करेगा फिर उसी आइडिया के एक्सट्रीम्स के फैटल कॉन्सिक्वेंस को भी दिखाएगा। वो जो ओक्सी कैरेक्टर की बात की थी मैंने, उसका आर्क कितना डीप लिखा गया है। उस टॉर्चरर नोवाक को ले लो, रिसेंट
एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट रिटन विलन्स में मैं इसे आंख बंद करके रख दूंगा। वो चर्च का ऑफिशियल जिसने उस बच्चे को जला दिया था, वो जितना भी कमीना हो पर उसके भी अपने मोमेंट्स है। और कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की तो मैंने पूरी स्टोरी लाइन का जिक्र ही नहीं किया है। योलेंटा, शिमिट, दुराका, ये तीनों के अपने अपने इंटरेस्टिंग वर्ल्ड व्यूज है और जिस तरह इनके आर्क को ओब ने रैप अप किया है, मुझे यहाँ खूबसूरत की कोई और पर्यायवाची यूज करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उससे राइटिंग और जस्टिस नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक कि मैंने जिनका जिक्र किया है, रफाल, नोवाक और बदेनी, उनका फुल कैरेक्टर आर्क यहाँ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे इतना सोच के उसे स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट कर पाऊंगा। छोटी छोटी चीजों में इसमें इतनी डेंसिटी भरी पड़ी हुई है। ये शो मिडिवल और मॉडर्न पीरियड के ट्रांजिशन में सेट है, लेकिन जो आइडियाज को प्रेजेंट किया गया है उसका प्रिंसिपल फॉर्म आज के समय भी उसी लेवल पे लागू होता है, बस समय के साथ चेहरा बदल गया है। मुझे नहीं पता कि इस पिछले सेंटेंस को इतनी वेगली बोल के मैंने क्या किया है, लेकिन अब मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। होप की चाह पे निकले लोगों को इस वीडियो ने करीब रखे होप को ही साफ देख लेने की होप दी, और नहीं भी दी तो क्या हुआ, बस होप बरकरार रहनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।